कहानी की शुरुआत एक बुजुर्ग औरत से होती है। वह सुबह सुबह पूजा करके अपने घर लौटती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी बेटी काव्या की लाश वहीं पड़ी हुई थी। जैसे ही मर्डर की खबर फैलती है, पुलिस इंस्पेक्टर धनवंत तुरंत अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंचती है। धनवंत के आने से पहले ही उनके 2 असिस्टेंट वहां पहुंच चुके होते हैं, जिनमें से एक कहानी का मेन कैरेक्टर यानी कि अमरपाल भी है। मौके पर पहुंचते ही धनवंत गुस्सा हो जाती है। वह देखती है कि वहां पर मवेशियों की वजह से सारे एविडेंस खराब हो रहे हैं। वह अपने असिस्टेंट को डांटती है और जगह को साफ करने के लिए बोलती है। लेकिन तभी वहां मरने वाली लड़की काव्या का भाई विशाल भागता हुआ आता है। वह अपनी बहन की लाश को देखना चाहता है, लेकिन अमरपाल उसे रोक देता है, क्योंकि वहां सबूत बिखरे हुए हैं और वह क्राइम सीन को खराब होने नहीं देना चाहता। विशाल और उसकी पत्नी माया बगल के गांव में गए हुए थे। जांच के दौरान पुलिस को जमीन पर खून के निशानों वाला पैरों का एक रास्ता दिखता है। उन्हें समझ आ जाता है कि कातिल इसी रास्ते से भाग गया है। मरने वाली लड़की काव्या के पति का नाम दीपक है। काव्या और उसके पति दीपक के बीच अनबन चल रही थी, इसीलिए काव्या ससुराल छोड़कर यहाँ अपने मायके रहने आ गई थी। तभी पुलिस का एक सदस्य चिल्लाकर बोलता है कि उसने काव्या को पहले कहीं देखा है। वह इंटरनेट पर चेक करता है और बताता है कि काव्या सोशल मीडिया पर रील्स बनाती थी। वह सिद्धू नाम के एक इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर वीडियोस बनाती थी। सिद्धू का पता नहीं चल पा रहा था। हमें पता चलता है कि सिद्धू के पिता शहर में है। दूसरी तरफ धनवंत मरने वाली लड़की काव्या की एक सहेली से मिलने उसके घर पहुंचती है, लेकिन उस सहेली का पति बहुत गुस्से वाला था। वह कहता है, मैडम यहाँ दोबारा मत आना। काव्या एक छोटी उम्र के लड़के सिद्धू के साथ रील्स बनाती थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसी लड़की के बारे में पूछने के लिए मेरे घर मत आइए। अगले दिन धनवंत उस सहेली से घर के बाहर छिपकर उससे मिलती है। सहेली बताती है कि वह और काव्या स्कूल के समय से अच्छे दोस्त थे। वह बोलती है काव्या अपने पिता से तो अलग हो गई थी, पर अपने बच्चों से दूर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसी दुख को भुलाने के लिए उसने रील्स बनाना शुरू किया। वह उस कम उम्र के लड़के सिद्धू के करीब आ गई थी और दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ चल रहा था। दूसरी तरफ अमरपाल सिद्धू के पिता को पकड़ता है, जो एक पादरी के यहाँ काम करते हैं। पिता बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ है। तभी घर में एक गंदी बदबू आती है। पिता बोलते हैं, ये सिद्धू के जूतों की बदबू है। अमरपाल सबूत के तौर पर वह जूते अपने साथ ले लेता है। अब उस नौकर से पूछताछ की जाती है जो घटना के समय गांव गया था। धनवंत पूछती है, जाने से पहले क्या तुमने कुछ अजीब देखा था? नौकर बताता है, हाँ मैडम, मैंने एक लड़के को काव्या से झगड़ते देखा था। जब उसे सिद्धू की फोटो दिखाई गई तो वह पहचान लेता है। जब अमरपाल सिद्धू के जूते लेकर ऑफिस पहुंचता है तो धनवंत पूछती है, इन जूतों का क्या करोगे? अमरपाल कहता है, इन जूतों पर लगी मिट्टी और गंध से हमें पता चलेगा कि वह आखिरी बार कहाँ गया था। इधर काव्या के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। वहां विशाल एक दूसरी औरत को देख रहा होता है, जिससे पता चलता है कि उसका मालिनी नाम की औरत के साथ बाहर अफेयर चल रहा है। उसकी पत्नी माया ये देखकर बहुत गुस्सा होती है और विशाल से लड़ती है। पुलिस की जांच अब बस स्टॉप तक पहुंचती है। उन्हें पता चलता है कि सिद्धू ने वहां बस पकड़ी थी। जब वह वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो एक बड़ा खुलासा होता है। सिद्धू को बस में चढ़ाने के लिए वही दोस्त आया था जिसने पुलिस से झूठ बोला था कि उसे कुछ नहीं पता। अमरपाल को गुस्सा आता है कि उस लड़के ने पुलिस को गुमराह किया। वह तुरंत उस दोस्त को पकड़ने निकलता है। वह लड़का पुलिस को देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन धनवंत और अमरपाल मिलकर उसे दबोच लेते हैं। पुलिस अब सिद्धू के दोस्त से सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस अब काव्या के पति दीपक से पूछताछ करने पहुंचती है। उन्हें लगता है कि पत्नी के अफेयर की वजह से शायद उसने ही खून किया होगा, लेकिन दीपक बोलता है, उस रात तो मैं अपने घर पर ही था, आप चाहे तो चेक कर लो। दीपक एक बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि झगड़ा सिर्फ अफेयर का ही नहीं था। काव्या बच्चों की कस्टडी मांग रही थी जो मैंने नहीं दी। इसके बदले में काव्या ने उसके जॉइंट अकाउंट से 1 करोड़ अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। दीपक बोलता है कि वह बार बार फोन करके वही पैसे मांग रहा था। दीपक अपनी सफाई में बोलता है, मैडम मेरा गुस्सा जायज था, पर मैंने खून नहीं किया। कहानी में अब अरुण नाम के एक लड़के की एंट्री होती है। अरुण पुलिस के पास एक पुरानी फोटो लेकर आता है और बोलता है, यह मेरे पिता राकेश कुमार है जो 20 साल से लापता है। क्या आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? वह उसे यह कहकर भगा देते हैं कि हमारे पास बहुत काम है, तुम खुद ये देख लो। अब पुलिस सारा नाम के एक इन्फ्लुएंसर के पास पहुंचती है। पता चलता है कि गायब सिद्धू और सारा रिलेशनशिप में थे।
पुलिस को शक है कि काव्या को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था और इसी वजह से उनका झगड़ा हुआ था। सारा झूठ बोलती है, उसे कुछ नहीं पता। जांच में एक और बड़ी बात सामने आती है। काव्या ने अपने पति से जो 1 करोड़ लिए थे उसमें से 1 लाख उसने सिद्धू को दिए थे। जब पुलिस पता करती है कि सिद्धू ने उन पैसों का क्या किया तो पता चलता है कि वह अपना एक डांस स्टूडियो खोलने की तैयारी कर रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर धनवंत और अमरपाल को अब शक है कि सिद्धू ने काव्या को प्यार के जाल में फंसाकर उसे पैसे थे। काव्या को लगा कि वह उससे प्यार करता है, इसीलिए उसने 1 लाख उसे दे दिए। लेकिन जब काव्या को पता चला कि सिद्धू असल में सारा से प्यार करता है तो उनका झगड़ा हुआ और इसी गुस्से में सिद्धू ने उसका मर्डर कर दिया और अब वह फरार है। इधर विशाल के कर्ज में डूबे होने की असली वजह सामने आती है। पत्नी माया के होते हुए भी उसका मालिनी नाम की औरत के साथ चक्कर है। उसने मालिनी के रहने के लिए एक घर अपने नाम से लिखवाया है, जिसकी वजह से वह भारी कर्ज में फंस गया है। माया को इस रिश्ते के बारे में पता है और वह अक्सर विशाल को चेतावनी देती रहती है। पुलिस की टीम को अब विशाल और मालिनी के इस सेटअप के बारे में पता चल चुका है। वह लड़का अरुण, जिसके पिता राकेश कुमार 20 साल से लापता हैं, अब अपना गुजारा करने के लिए एक सड़क किनारे पर ढाबे पर काम करना शुरू कर देता है। वह अब भी अपने पिता को ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ता। इधर हमारा अमरपाल और उसका असिस्टेंट शहर में दुकानों पर पूछताछ करते हैं। दुकानदार पुलिस को बताता है कि सिद्धू जिस लड़की के साथ था वह इजराइल की रहने वाली थी। अमरपाल हैरान होकर पूछता है, इजराइल की लड़की यहाँ क्या कर रही है? दुकानदार बताता है कि पास में ही एक आश्रम है जहाँ शांति की तलाश में बहुत सी विदेशी लड़कियाँ आती रहती हैं। शायद वह लड़की भी वहीं रुकी हो। अमरपाल और उसका असिस्टेंट उस मठ में पहुंचते हैं। वह वहां के मैनेजर से हाल ही में आए इजरायली लड़कियों की लिस्ट मांगते हैं। मैनेजर उन्हें पूरी डिटेल दे देता है। अब अमरपाल तय करता है कि वह एक घर जाकर तलाशी लेगा। दूसरी तरफ अरुण अब भी अपने पिता राकेश कुमार को ढूंढ रहा था। वह सड़क के किनारे रहने वाले एक बुजुर्ग से पूछता है तो वह बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन शहर में एक संस्था है जो लापता लोगों को ढूंढने का काम करती है, तुम एक बार जाकर वहां देखो। इधर इंस्पेक्टर धनवंत एक वकील से मिलने पहुंचती है। वकील बताता है कि काव्या अपने बच्चों को वापस पाने के लिए तड़प रही थी। उसने वकील से कहा कि चाहे जितने पैसे लगे उसे अपने पति दीपक से बच्चों की कस्टडी चाहिए। काव्या ने जो 1 करोड़ लिए थे उसमें से 10 लाख सिद्धू को दिए और बाकी पैसे वह इसी कानूनी लड़ाई के लिए बचाकर रखी हुई थी। यही नहीं, वकील ने एक और बड़ा खुलासा किया। काव्या अपने भाई विशाल की संपत्ति में भी अपना हिस्सा मांग रही थी। धनवंत को अब शक होता है कि विशाल पहले से ही पैसों की तंगी में था और जब उसे पता चला कि बहन संपत्ति में हिस्सा मांग रही है तो शायद उसने ही गुस्से में काव्या को रास्ते से हटा दिया। धनवंत फोन करके अमरपाल से अपडेट लेती है। अमरपाल बताता है कि वह एक करके इजरायली लड़कियों के कमरों की तलाशी ले रहा है। एक होटल के कमरे में पहुंचने पर वहां की लड़की बोलती है कि उसके साथ कोई लड़का नहीं है, लेकिन तभी अमरपाल को कमरे से वही अजीब और गंदी बदबू आती है जो सिद्धू के जूते से आ रही थी। अमरपाल समझ जाता है कि सिद्धू यही कहीं है। वह और उसका असिस्टेंट कमरे के पास ही छिपकर इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सिद्धू बड़े आराम से टहलता हुआ वहां आता है। जैसे ही उसकी नज़र पुलिस पर पड़ती है वह सबको धक्का देकर पूरी ताकत से वहां से भागने लगता है। अमरपाल और उसका असिस्टेंट सिद्धू के पीछे पूरी ताकत से भागते हैं। भागते भागते असिस्टेंट फिसलकर गिर जाता है, लेकिन अमरपाल हार नहीं मानता। वह एक ब्रिज पर सिद्धू को घेर लेता है। सिद्धू एक कार के नीचे से निकलकर भागने की कोशिश करता है, पर अमरपाल उसे दबोच लेता है और उसकी जमकर धुलाई करता है। इधर वह लड़का अरुण उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचता है। वहां के लोग बोलते हैं, बेटा 20 साल पुरानी बात है, बहुत मुश्किल केस है, तुम इतने साल कहाँ थे? अरुण बताता है कि उसकी माँ ने ये सच उससे छुपाया था, उसे अभी पता चला है। संस्था का एक आदमी एक पुराना रिकॉर्ड देखकर बोलता है, तुम्हारे पिता झारखंड से आए थे। इस वक्त झारखंड से आए कुछ लोग की जांच हुई थी, जिनमें एक आदमी का नाम सामने आया था। तुम उससे मिलो, शायद उससे कुछ पता चले। अमरपाल सिद्धू को पकड़कर अपने शहर वापस ले आता है। वह सिद्धू को बहुत टॉर्चर करता है, पर सिद्धू अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। अमरपाल इंस्पेक्टर धनवंत से बोलता है, मैडम आप फिक्र मत करिए, मैं मार मार कर इसे सच उगलवाऊंगा। सिद्धू को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। अब पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड सारा के घर पहुंचती है। सारा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे दबोच लेती है। अब पुलिस स्टेशन में सिद्धू और सारा दोनों कैद हैं। पुलिस सिद्धू की जमकर धुलाई करती है, लेकिन सिद्धू पत्थर जैसा सख्त बना हुआ है। वह एक शब्द नहीं बोल रहा।
इंस्पेक्टर धनवंत और अमरपाल परेशान है कि आखिर ये लड़का अपना मुंह कब खोलेगा। पुलिस अब एक प्लान बनाती है कि सिद्धू और सारा के साथ डबल गेम खेला जाए ताकि सच बाहर आए। वह सोचते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ झूठ बोलकर इन्हें फंसाया जाए। पुलिस सारा से पूछताछ करती है, सच सच बताओ, क्या सिद्धू ने ही खून किया? सारा कुछ नहीं बोलती। पुलिस उसे मारती है और पूछती है, अगर कुछ पता नहीं है तो भाग क्यों रही थी? सारा पत्थर बनी रहती है। दूसरी तरफ अमरपाल सिद्धू को पीटता है। इंस्पेक्टर धनवंत वहां आती है और वह तय करते हैं कि वह सिद्धू को झूठ बोलेंगे कि सारा ने सब सच उगल दिया है ताकि वह डर कर सच बता दे। तभी एक नई खबर आती है, विशाल की प्रेमिका मालिनी पर किसी ने हमला कर दिया है। रात को जब वह बाइक से जा रही थी, किसी ने उसे बुरी तरह पीटा जिससे उसका चेहरा सूज गया है। खबर मिलते ही विशाल गुस्से में हॉस्पिटल पहुंचता है। उसे पक्का यकीन है कि यह काम उसकी पत्नी माया या उसके साले का है। वह उनसे बदला लेने के लिए भागने लगता है, पर अमरपाल उसे रोक लेता है और शांत कराता है। इंस्पेक्टर धनवंत और अमरपाल अपनी प्लान के मुताबिक सिद्धू को फंसाते हैं। वो उससे झूठ बोलते हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड सारा ने सब सच बता दिया है कि तूने ही पैसों के लिए काव्या को मारा है। सिद्धू इस जाल में फंस जाता है और घबरा कर बोलता है, क्या सारा ने ऐसा क्या कहा? मैंने कोई मदद नहीं किया है। फिर सिद्धू असली कहानी बताता है, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने खुद से बड़ी उम्र की काव्या से दोस्ती की और उससे 1 लाख ले लिए। इधर वह लड़का अरुण उस आदमी के पास पहुंचता है जिसका पता उसे संस्था ने दिया था। वह आदमी मुर्गियां बेचने का काम करता है। अरुण उनसे अपने पिता राकेश कुमार की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये 20 साल पहले गायब हुए थे। तभी बूढ़े के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उसे पक्का कुछ पता है, लेकिन वह डर कर बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ से चले जाओ। अरुण को यकीन हो जाता है कि वह आदमी उसके पिता के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता है। पुलिस को मालिनी पर हुए हमले की सीसीटीवी फुटेज मिलती है। फुटेज देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि विशाल के गोदाम में काम करने वाला उसका नौकर है। पुलिस तय करती है कि उस नौकर को तुरंत पकड़ना होगा। इधर विशाल का वह नौकर, जिसका नाम मुकेश है, अपने एक दोस्त के साथ शराब पीने की प्लान बना रहा था। वह शराब पीने के लिए गोदाम से निकल जाता है, लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। मुकेश जब शराब पीकर वापस लौटता है तो देखता है कि पूरा गोदाम जल रहा है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। इंस्पेक्टर धनवंत और अमरपाल मौके पर पहुँचते हैं। वहाँ 4 लोगों की जली हुई लाशें मिलती हैं। एक आदमी बहुत बुरी हालत में जिंदा मिलता है, जिसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। जब पुलिस रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है कि यह गोदाम विशाल का है। पुलिस हैरान है कि एक गोदाम में 4 लोग बंद कैसे थे, और वह विशाल को तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। ये खबर टीवी पर आग की तरह फैल जाती है। माया का परिवार, उसके माता पिता और भाई टीवी पर विशाल की गिरफ्तारी की खबर देख रहे थे। वहीं वह लड़का अरुण भी भीड़ में खड़ा होकर यह खबर सुनता है। सीनियर ऑफिसर धनवंत पर बुरी तरह चिल्लाते हैं। वह बोलते हैं कि पुराना केस अभी तक सुलझा नहीं है और अब ये 4 लाशों वाला नया बवाल खड़ा हो गया। जल्दी कुछ करो। पुलिस अब 2 लोगों को पागलों की तरह ढूंढ रही है। वह नौकर जिसने मालिनी पर हमला किया था, और मुकेश जो गोदाम में आग लगने के वक्त वहीं मौजूद था। पुलिस मुकेश के उस दोस्त को पकड़ लेती है जिसके साथ वह शराब पीने गया था। वह दोस्त सच बता देता है, मुकेश तो मेरे साथ शराब पी रहा था। जब हम वापस आए तो गोदाम जल रहा था। आग बुझाने के चक्कर में उसका हाथ भी बुरी तरह जल गया। पुलिस को समझ आ जाता है कि मुकेश अपना इलाज कराने किसी हॉस्पिटल में ही गया होगा। इधर अरुण भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां गोदाम से बचा हुआ इकलौता आदमी भर्ती है। वह देखना चाहता है कि क्या वह आदमी उसके पिता तो नहीं, लेकिन वहां पुलिस का कड़ा पहरा था। अर्जुन छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगता है ताकि अंदर जाकर उस घायल आदमी का चेहरा देख सके। पुलिस अब शंकर और मुकेश नाम के 2 लोगों को ढूंढने के लिए हर गाड़ी की तलाश कर रही है। पुलिस एक लॉरी को भी चेक करती है, लेकिन उन्हें अंदर कोई नहीं मिलता। असल में शंकर उसी ट्रक में छिपा हुआ था। कोई उसकी मदद कर रहा है और उसे सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इधर अरुण काफी देर से हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही पुलिस वाले की आंख लगती है, वह चुपके से उस घायल मरीज के कमरे में घुस जाता है। अरुण उसे अपने पिता रमेश की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या आप इसे जानते हैं? वह घायल आदमी बहुत मुश्किल से फोटो देखता है और धीरे से बोलता है, हाँ, मैं रमेश को जानता हूँ। वह आगे कुछ और बताने ही वाला होता है कि तभी अरुण को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वह खिड़की से भाग निकलता है।
ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर धनवंत वहां पहुंचती है। वह किसी को भागते हुए देख लेती है और पुलिस वाले को उसे पकड़ने को बोलती है, लेकिन अरुण हाथ नहीं लगता। अब धनवंत और अमरपाल जेल में बंद विशाल के पास पहुंचते हैं। उन्हें शक है कि विशाल ने ही अपने वफादार नौकर शंकर से कहकर अपनी बहन काव्या का मर्डर करवाया और प्रेमी मालिनी पर हमला करवाया। पुलिस को पता चला है कि शंकर उस दिन अपने गांव गया ही नहीं था, वह झूठ बोल रहा था। विशाल अपनी सफाई में बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और शंकर ऐसा कर ही नहीं सकता। वह बूढ़ा आदमी जो मजदूर सप्लाई करता है, टीवी पर गोदाम में आग लगने की खबर देखकर डर जाता है। उसे डर है कि अरुण वापस आएगा। तभी अरुण वहां गुस्से में पागल होकर पहुंच जाता है। वह चिल्लाता है, अगर तुमने पहले सच बता दिया होता तो मैं अपने पिता को बचा लेता। तुमने उन्हें उस नर्क में भेजा और अब वह जलकर मर गए। बूढ़ा अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर भागता है, लेकिन अरुण उसे पकड़ लेता है और उसे पीटता है। अरुण गुस्से में एक भारी पत्थर उठा लेता है ताकि उस बूढ़े का सिर कुचल सके। बूढ़ा गिड़गिड़ाता है, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे पोतियों का मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन अरुण का गुस्सा शांत नहीं होता। अब इसके अगले सीन में इंस्पेक्टर धनवंत और अमरपाल को एक जानकारी मिलती है और वो उस बूढ़े के घर पहुंचते हैं। वहां का मंजर देखकर सब दंग रह जाते हैं। अरुण ने पत्थर मार मार कर उस बूढ़े की जान ले ली है। पुलिस अरुण को पकड़ लेती है, लेकिन वह पागलों की तरह अपने पिता की फोटो देखकर रो रहा था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता कि इस लड़के का उस बूढ़े और जलते हुए गोदाम से क्या रिश्ता है। केस और भी ज्यादा उलझ गया है। पहले काव्या का मर्डर, फिर गोदाम में आग और उसमें 4 मौतें और अब इस लड़के द्वारा किया गया मर्डर। धनवंत के सीनियर ऑफिसर उस पर बुरी तरह भड़क जाते हैं। सीनियर उसे आखिरी 1 हफ्ते का समय देते हैं। गोदाम का नौकर मुकेश है जिसका हाथ जल गया था, एक डॉक्टर के पास इलाज कराने पहुंचता है। डॉक्टर उसे पहचान लेता है और चुपके से पुलिस को फोन कर देता है, लेकिन ये डॉक्टर सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि शंकर को भी खबर कर देता है। शंकर को डर है कि अगर मुकेश पकड़ा गया तो सारे राज खोल देगा, इसलिए वह उसे खत्म करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मुकेश देख लेता है कि शंकर उसे मारने आ रहा है। वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है। तभी इंस्पेक्टर धनवंत वहां पहुंचती है और मुकेश को गन पॉइंट पर पकड़ लेती है। तभी पीछे से शंकर धनवंत पर हमला कर देता है। वह उन्हें इतनी बुरी तरह पीटता है कि वह अधमरी हो जाती है। धनवंत खुद चोट खाकर भी मुकेश को बचाने की कोशिश करती है ताकि गवाह जिंदा रहे। तभी अमरपाल वहां पहुंचता है। धनवंत उसे इशारा करती है, मैं ठीक हूं, तुम शंकर को पकड़ो। इसके बाद 20 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अरुण के पिता रमेश नई शादी के बाद पैसे कमाने के लिए इस शहर में आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें गुलाम बनाकर एक पोल्ट्री फार्म में कैद कर लिया गया था। वह फार्म किसी और का नहीं बल्कि विशाल के पिता का था। यानी कि विशाल का परिवार सालों से मासूम मजदूरों को कैद करके उनसे जबरदस्ती काम करवा रहा है। प्रेजेंट में अमरपाल भाग रहे शंकर का पीछा करता है। अमरपाल और शंकर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। अमरपाल भी उसे पटक पटक कर मारता है और आखिर में शंकर को काबू कर लेता है। अब मुकेश और शंकर दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। इसी बीच कहानी में एक और अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो एक स्कूल के बाहर लेटा हुआ था। एक छोटा बच्चा उसे कुछ खाने को देता है। वह बच्चे को देखकर वह आदमी बहुत खुश होता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड ये देखकर गलत समझ लेता है और उस आदमी की बेरहमी से पिटाई कर देता है। पुलिस सबसे पहले मुकेश से पूछती है, गोदाम में आग क्यों लगाई? वह कहता है, साहब मैंने आग नहीं लगाई, वह शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब पुलिस गुलाम मजदूरों के बारे में पूछती है तो वह कबूल करता है कि वहां सालों से लोगों को कैद करके काम कराया जा रहा था। अमरपाल उसे अरुण के पिता रमेश कुमार की फोटो दिखाता है। मुकेश बोलता है, नहीं, यह आदमी वहां नहीं था। अब पुलिस शंकर की धुलाई शुरू करती है। अब वह उससे पूछते हैं, क्या विशाल के कहने पर तूने काव्या का खून किया और मालिनी पर हमला किया? शंकर पत्थर की तरह चुप रहता है। पुलिस को लगता है कि वह अपने मालिक विशाल को बचाने के लिए खामोश है। तभी पुलिस स्टेशन में विशाल की पत्नी माया आती है। वह एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। माया बोलती है कि शंकर मेरे पति का वफादार नहीं है, वह मेरा वफादार है। वह बताती है कि शंकर उसे बचपन से जानता है और वह सिर्फ माया की बात सुनता है। माया पुलिस को बताती है कि उसने ही शंकर को काव्या को मारने के लिए भेजा था। माया बोलती है, मेरा पति विशाल पहले ही काफी संपत्ति लुटा चुका था, ऊपर से काव्या भी अपना हिस्सा मांग रही थी। मुझे अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता थी, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। माया बोलती है, जब शंकर मर्डर करने गया था तो काव्या पहले से ही मर चुकी थी। यानी माया ने साजिश तो रची।
पर काव्या को किसी और ने ही मार दिया था। माया ने यह भी कबूल किया कि मालिनी पर हमला भी उसी ने करवाया था। पुलिस विशाल से उन 6 मजदूरों की मौत के बारे में पूछती है जो गोदाम में जलकर मर गए थे। विशाल बोलता है, गुलाम मजदूरों को कैद करने का रिवाज मेरे दादा परदादा के समय से चलता आ रहा है। मैं तो बस उन्हें संभालता था और उनसे काम करवाता था। आग लगने में मेरा कोई हाथ नहीं है। पुलिस उससे फटकारती है कि इंसानों को कैद करके रखना उन्हें जानवर बनाने जैसा है। अब धनवंत अपने सीनियर को बताती है कि केस लगभग सॉल्व हो गया है। बस काव्या का असली कातिल अब भी गायब है। वह कहती है कि अब आप किसी और ऑफिसर को ही केस दे दीजिए। पुलिस काव्या के पति दीपक को बताती है कि वह अब वापस विदेश जा सकता है क्योंकि उसकी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अमरपाल इस केस की फाइलें नए ऑफिसर को सौंपने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र अरुण के पिता रमेश कुमार के फोटो पर पड़ती है। उसे याद आता है कि स्टेशन पर जिस पागल आदमी को पुलिस पकड़ कर लाई थी, उसकी शक्ल इस फोटो से मिलती है। अमरपाल उस आदमी के पास जाता है, पर वह दिमागी तौर पर बीमार है और कुछ बोल नहीं पा रहा। अमरपाल उस आदमी को लेकर जेल में बंद अरुण के पास जाता है। अपने पिता को जिंदा देखकर अरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बहुत खुश होता है कि उसके पिता उस आग में नहीं मरे थे। अमरपाल उस आदमी को लेकर अब विशाल के सामने खड़ा कर देता है। विशाल बताता है कि यह रमेश सालों से मेरे घर के अंदर काम कर रहा था, लेकिन 1 हफ्ते पहले ही मैंने इसे काम से निकाल कर भगा दिया था। तभी अमरपाल के दिमाग की बत्ती जलती है। वह सोचता है कि अगर विशाल ने रमेश को बेइज्जत करके घर से निकाला था, तो क्या रमेश ने ही बदला लेने के लिए विशाल की बहन काव्या का मर्डर कर दिया। रमेश की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए शक और गहरा हो जाता है। अमरपाल उस पागल आदमी को लेकर विशाल के घर पहुंचता है। यहाँ फ्लैशबैक में उस रात की पूरी सच्चाई दिखाई जाती है। दरअसल जब काव्या और सिद्धू का झगड़ा हुआ था और सिद्धू चला गया था, उसके कुछ देर बाद शंकर भी वहां से निकल गया था। उसी बीच रमेश वहां पहुंचा। विशाल ने उसे घर से निकाल दिया था, पर दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ जाए, इसलिए वह वापस उसी घर में आ गया। काव्या ने उसे देखा और चिल्लाकर बाहर जाने को कहा। बहस के दौरान रमेश ने उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे काव्या का सिर टकराया और उसकी मौत हो गई। रमेश मानसिक रूप से बीमार था, इसलिए उसने खून के धब्बे भी साफ नहीं किए और वहां से चला गया। जब काव्या की मां रमेश को कोसती है, तो पुलिस उससे आईना दिखाती है। 20 साल तक तुमने इसे जानवर बनाकर कैद रखा, इसलिए आज यह ऐसा बन गया है। इसकी इस हालत और अपनी बेटी की मौत की जिम्मेदार तुम और तुम्हारा बेटा ही हो। इधर अरुण और उसके पिता रमेश एक ही जेल की सेल में होते हैं। अरुण दुखी तो है, पर उसे इस बात का सुकून है कि उसके पिता जिंदा है और उसके साथ हैं, और कहानी यहीं पर खत्म होती है।